दोस्तों, बेईमानी मोहब्बत के 34वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दीपक ने जवाब दिया, अंजलि, मैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहता हूँ। माही को डराना अब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, बस तुम देखती जाओ। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है, पर याद रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। युवराज को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसे ही शाम हो गई। सिंघानिया हाउस का वातावरण हमेशा की तरह शांत था। युवराज सिंघानिया अपने स्टडी रूम में आराम से बैठा था। उसके हाथ में एक नई किताब थी जिसे वो ध्यान से पढ़ रहा था। किताबें पढ़ना उसके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा था। यह उसका तरीका था कि दिन भर की थकान मिटाने का। स्टडी रूम का माहौल शांत हो गया था और युवराज ने एक नई किताब खोली जिसका शीर्षक था मन की उलझने और उसका समाधान। किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, हर उलझन का हल केवल संयम और विचार में है। ये वाक्य युवराज को बहुत प्रेरित कर रहा था, लेकिन उस शाम ये खामोशी जल्द ही टूटने वाली थी और उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। टीना गुस्से में तमतमाते हुए अपने घर से निकल पड़ी थी और उसके चेहरे पर परेशानी और क्रोध के भाव स्पष्ट आ गए थे। वह अपनी गाड़ी में बैठी और सीधे सिंघानिया हाउस की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर उसकी आंखों में सिर्फ गुस्से की चमक थी और दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। सिंघानिया हाउस पहुंचते ही टीना ने किसी से बात किए बिना सीधा स्टडी रूम का रास्ता पकड़ लिया और अपने चेहरे पर परेशानी और गुस्से के भाव छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में झलक रहा था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वह बिना किसी को बताए सीधे युवराज के स्टडी रूम में पहुंच गई। युवराज स्टडी रूम में किताबें पढ़ने में बहुत ही तल्लीन था और उसने दरवाजा खोलने की आहट तक नहीं सुनाई दी। दरवाजे को बिना खटखटाए टीना अंदर तक आ गई थी। जीजू, टीना ने आवाज के साथ युवराज को चौंका दिया। युवराज ने किताब बंद की और उसे टेबल पर रखते हुए देखा। उसकी आवाज में स्पष्ट हैरानी थी। टीना, आप इस समय यहाँ? टीना ने बिना समय गवाए अपनी बात रखी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और हल्की कांपती आवाज ने युवराज को महसूस कराया कि गंभीर समस्या है। टीना ने कुछ पल के लिए झिझकते हुए कहा, जी, मैं आपको देखने आई हूँ। टीना के कहने पर थोड़े ही समय के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद युवराज ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है? आप मुझको देखने आई हैं? मैं समझा नहीं। टीना ने फिर कहा, आपको देखने का दिल कर रहा था तो बस आ गई। टीना की बात सुनकर युवराज डर गया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा कि कहीं उसकी बातों कोई तो नहीं सुन रहा। टीना ने उसका डर दूर करते हुए कहा, कोई नहीं है साथ में, मैं तो अकेली हूँ। कोई नहीं है मेरे यार आपके बीच में यहाँ। आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। युवराज ने हैरानी से पूछा, इस समय? ऐसे कौन सी बात है जो इतनी जरूरी है कि आप अकेले यहाँ पर आ गए? टीना ने अपने दिल की बात को सामने रखते हुए कुछ पल लगाए। युवराज उसकी बात को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि टीना उससे अपनी शादी रुकवाने की बात करेगी। टीना ने गहरी सांस ली और फिर बिना उसने सीधे सीधे कहा, जीजू, प्लीज आप मेरी शादी रुकवा दीजिए। युवराज ने इस बात को सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही टीना है जो हमेशा खुशमिजाज रहती थी। युवराज के चेहरे पर आत्मविश्वास और हैरानी के भाव उभर गए थे। उसने उसकी बात को दोहराते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं? यह आपकी शादी मैं क्यों रुकवा दूं? टीना ने उसे अपनी बात समझाने के लिए कहा, प्लीज युवराज जीजू, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कोशिश करूं? आपको भी मालूम है आप क्या बोल रही हैं? युवराज ने टीना को घूरते हुए कहा। टीना ने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा से बात करनी है और ये शादी रुकवानी है। टीना, ये आप क्या कह रही हैं? और आपकी और आदित्य की शादी आपकी मर्जी से तय हुई है, और भी अचानक क्यों? टीना ने गुस्से में जवाब दिया, वो मेरी मर्जी नहीं थी, मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाई गई है। युवराज का स्वर गंभीर हो गया। जबरदस्ती? ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुमने मुझे या माही को कुछ भी क्यों नहीं बताया? टीना ने अपनी बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी उलझन में थी। वह ना तो आदित्य से शादी करना चाहती थी और न ही किसी और के सामने अपनी परेशानी साझा कर सकती थी। जीजू, मैं किसी और को यह बात नहीं बता सकती। मुझे आप पर भरोसा है और आप ही मेरे बाबा से बात कर सकते हैं। युवराज ने कुछ पल के लिए सोचा और उसके मन में एक तरफ टीना की चिंता थी तो दूसरी तरफ आदित्य और उसके परिवार के साथ बनाए गए रिश्तों की मर्यादा। टीना, मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में तुम्हारे बीच बोल सकता हूँ। अगर तुम सच में परेशान हो तो माही को बात ये बतानी चाहिए तुम्हें। टीना ने गुस्से और लाचारी के साथ जवाब दिया, नहीं,
माही को कुछ नहीं बताना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। युवराज के मन में अब कई सवाल थे। उसने अपने अंदर के डर को शांत करने की कोशिश की और कहा, देखो टीना, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे बाबा ने ये रिश्ता सोच समझ कर तय किया है। अगर तुम्हें आदित्य पसंद नहीं तो ये बात शादी से पहले ही साफ होनी चाहिए थी। टीना ने अपनी आंखों में आंसू को छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके आंसू गिर रहे थे और वो बोली, मैंने पहले सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, घर जाओ, आराम करो और इस पर शांति से सोचो। युवराज ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी, वहां मेरी कोई नहीं सुनने को तैयार है। टीना की बातों ने युवराज को उलझन में डाल दिया और उसने खुद से कहा, अगर मैं इस मामले में कुछ नहीं करता तो शायद टीना सचमुच में गलत कदम उठा लेगी, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो आदित्य और उसके परिवार से हमारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। टीना को लगा कि युवराज उसकी बात नहीं समझ रहे। उसने गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज में कहा, मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन याद रखना, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सबको पछताना पड़ेगा। युवराज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और उसने गंभीर स्वर में कहा, यह आप क्या कह रही हैं टीना? ये कोई बात नहीं है और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। टीना ने जवाब दिया, तो फिर मेरी बात मानिए, बस एक बार बाबा से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि यह शादी ठीक नहीं है। इसी दिनों युवराज का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर माही का नाम चमक रहा था। युवराज ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टीना ने झपट कर फोन छीन लिया। टीना, ये क्या कर रही हो तुम? युवराज ने गुस्से में पूछा। टीना ने फोन को अपनी पीठ के पीछे छुपाते हुए कहा, आप माही दीदी को कुछ नहीं बताएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। युवराज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, देखो टीना, ये सब गलत है। अगर आप माही को सब कुछ नहीं बताना चाहती तो कम से कम किसी और से बात करो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। टीना ने गुस्से में कहा, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं जो कह रही हूं वो सही है और मुझे आदित्य से शादी नहीं करनी। युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि यह कोई छोटी बात नहीं है। कुछ देर की खामोशी रही, लेकिन फिर जैसे ही टीना ने अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने फोन वापस देते हुए कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन याद रखिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। टीना के जाने के बाद युवराज गहरी सोच में पड़ गया। उसने किताब को एक तरफ रखा और सोचा कि वह सब कैसे संभाले, और वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे माही से बात करनी चाहिए, ये मामला और बिगड़ सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसने टीना को थोड़ा समय देना चाहिए। उसने माही को फोन करने का इजाजत त्याग दिया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि क्या करे। इस पूरी घटना ने युवराज को गहरी सोच में डाल दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि टीना की समस्या का हल कैसे निकाला जाए। टीना अपने गुस्से और जिद के साथ नए कदम उठाने की तैयारी में थी। इधर चौधरी हाउस में एक बार फिर बवंडर आ गया था। आदित्य जब घर आया तो उसने दरवाजे पर ड्राइवर को खड़ा पाया। वो सीधा उसकी ओर बढ़ा। आदित्य के चेहरे पर हमेशा की तरह वही गंभीर और शांत भाव थी, लेकिन इस बार एक हल्की बेचैनी छुपी हुई थी। ड्राइवर, गाड़ी कहाँ है? आदित्य ने अपने सामान्य शांत स्वर में पूछा। ड्राइवर, जो आदित्य के स्वभाव को बखूबी समझता था, थोड़ा झिझकते हुए बोला, गाड़ी तो टीना मैडम लेकर गई हैं साहब। कब गई? आदित्य ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। लगभग 2 घंटे हो गए साहब। आदित्य ने अपनी आंखों में गहराई लाते हुए उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा दिया। ड्राइवर तुरंत वहां से चला गया, लेकिन आदित्य का मन अब उलझने लगा था। टीना इतनी देर से बाहर क्यों है और उसने किसी को बताया क्यों नहीं? वो सोचने लगा, तभी पीछे से माही की आवाज आई, आदित्य, टीना कहाँ है? आदित्य ने पलटकर माही की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। माही, तुम यहाँ हो तो टीना किसके साथ गई? आदित्य ने हैरानी में पूछा। माही ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं तो खुद उसे पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिली और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब आदित्य की चिंता और बढ़ गई। उसने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, तुम ऐसा करो, दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हमें उसे ढूंढना होगा। माही तुरंत अंदर गई और उसने जब चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कहीं नहीं मिली। घबराई माही अपने पिता यशवंत चौधरी के पास पहुंच गई। पापा, टीना कहीं नजर नहीं आ रही। आदित्य और मैं उसे ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, उसने जल्दी जल्दी कहा। यशवंत चौधरी, जो पहले ही दिन भर की व्यवस्थाओं में थके हुए थे, ये सुनकर और चौंक गए। उनकी आंखों में एक पल के लिए चिंता झलक उठी। उन्होंने तुरंत गाड़ी की चाबी निकालकर माही को दे दी। जाओ, लेकिन खबर देते रहना, उन्होंने कहा।
माही ने सिर हिलाया और बाहर आ गई। बाहर आदित्य पहले से गाड़ी के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। माही ने चाबी दी और तुरंत गाड़ी लेकर निकल गई। जैसे ही माही और आदित्य गाड़ी लेकर निकले, चौधरी हाउस में बेचैनी का माहौल बन गया। परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा हो गई। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव फैल गया था। परिवार के सदस्य गहरी चिंता में डूब गए थे। सोफा पर बैठे सभी लोग अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। इसी बीच रीना ने मौन को तोड़ते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, टीना पर शादी का दबाव मत डालिए। अब वो तैयार नहीं है तो उसे मनाने की कोशिश मत करिए। वो माही नहीं है। रीना के इस बयान से माहौल में और तनाव आ गया। सोनिया जी, जो हमेशा रीना की बातों का विरोध करती थी, इस बार भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ रीना, इस समय ऐसी बातें करके सबको और परेशान क्यों कर रही हो। लेकिन रीना अपनी बात पर अड़ी रही और उन्हें तंज कसते हुए उसने फिर कहा, मुझे तो चुप करवा दीजिए, लेकिन दुनिया वालों को कौन चुप करवाएगा। आखिरकार आपकी जिद का नतीजा देख लिया, वो घर छोड़कर चली गई। रीना की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। यामिनी, जो पहले से ही चिंता में डूबी हुई थी, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, मेरी बेटी को सही सलामत घर वापस ले आना, उसकी रक्षा करना, उसे किसी मुसीबत में पड़ने मत देना, भोलेनाथ। यामिनी की रोने की आवाज से यशवंत चौधरी के भीतर गुस्से और दर्द को और बढ़ा दिया। वो खड़े होकर गुस्से में बोले, मुश्किल में तो हमें वो डालकर गई है। यामिनी, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यामिनी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए यशवंत के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने टीना पर भी पूरा विश्वास है, वो गलत नहीं कर सकती। लेकिन यशवंत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, नजर आ रहे हैं तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा विश्वास भी। घर की लड़की घर छोड़कर चली गई और तुम्हें अभी भी अपने विश्वास का गुणगान करना है। सोनिया जी ने स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगी। उन्होंने यशवंत को देखकर फिर कहा, बस कर दीजिए भैया, इस समय लड़ने झगड़ने से कुछ हल नहीं निकलेगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। यशवंत ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हल तो होगा, लेकिन इसके लिए मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं भी आदित्य को फोन करता हूँ और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ। यशवंत की आवाज में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने आगे कहा, टीना की डोली तो नहीं उठी, लेकिन हमारी इज्जत की अर्थी जरूर उठ सकती है। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। सोनिया जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों में जो दर्द था वो पूरे परिवार के दिलों तक पहुंच गया। रीना के तीखे शब्दों और यशवंत के गुस्से ने घर के बाकी सदस्यों को और भी बेचैन कर दिया। अब क्या करेंगे यशवंत चौधरी? क्या वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे या फिर टीना वैसे ही आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।